अरे किशोर, मैंने वो सीए की इंटर की लिंक भेजी है। हाँ हाँ। अरे किशोर, ये है ना, वापस बंद हो गया। एक मिनट एक मिनट, रुक जा। जूम मीटिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग यार। रुक जा, अभी अभी मत शेयर कर, 2 मिनट रुक जा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इधर।
यस 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 यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन आ गया जरा देखिए। संजय, पीयूष, प्रिया, खुशबू, नाहिल, कौन है नाहिल, नानिल, नैनिल, आस्था। आस्था को लग रहा है दर्शन रावल से बड़ा प्यार है। दर्शन रावल से बड़ा प्यार है। आ, फिर शहजादा, फीजा, श्रेया, आसिफ, आसिफ अलम। और कौन कौन है बताइए जी। प्रीति, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू प्रिया, प्रियांशु, मोना। सर बेटा सी फाउंडेशन मेरे कल, एक्चुअली कल क्या था, कल 2 बजे के बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। मैं आया घर पे 6 साढ़े 6 बजे। आज भी जाना है, कल भी जाना है। तो एक 2 3 दिन है ना, एक आज ये मेरे ये हफ्ता जाने दो, नेक्स्ट वीक से चालू करते हैं अच्छी तरह से। आसिफ, मैं आज ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ। थोड़ी डॉक्टर की ना अपॉइंटमेंट्स चल रही है मेरी। कुछ रूटीन चेकअप करवाने हैं, बहुत सारे चेकअप करवाने हैं। तो कल भी मैंने लेक्चर्स कम ही लिए थे, एग्जीक्यूटिव का लेक्चर्स भी नहीं ले पाया था। तो आज बस ये वीक जाना है, तो नेक्स्ट वीक से अपन एकदम नॉर्मलाइज करते हैं। लेकिन तब तक आप लोगों को जो मैंने प्लानिंग दिया हुआ है कि जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उसको देखते रहो बेटा। ऐसा करो ठीक है ना। मैं आज एक मीटिंग ले लेता हूँ आपकी, ऐसा करता हूँ। आई जस्ट टेक वन मीटिंग टुडे। आज एक मीटिंग कंडक्ट करता हूँ ताकि बच्चों को ना, बच्चों को दिक्कत ना है बेटा। आज एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे बेटा। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। बच्चों पहले मुझे बताओ, आपके वहां पे कोई गुजरात से है? कोई गुजरात से कोई है क्या? कोई गुजरात से है? हैप्पी उत्तरायण। गुजरात से कोई है क्या? भाई प्रिया जरा बता माहौल क्या है, जरा 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 वीडियो बता मुझे। जरा वीडियो बता जरा, माहौल क्या है जरा। प्रिया बोल रही कि मैं सूरत से हूँ भाई। क्या हो गया बोल भाई। तू उधर वो प्रिया कैसी चल रही है उत्तरायण, कैसी चल रही है वहां पे? पतंगे उड़ रही है क्या? हमारे पुणे में तो ना पतंग कोई समझता ही नहीं है पतंग होती क्या है। स्विट्जरलैंड का वीलॉग कब आएगा? वीलॉग अपने मोबाइल में ही है बेटा, और कहीं भी नहीं गया। वीलॉग अपने मोबाइल में ही। कुछ ज्यादा कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अभी तो 10:30 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, तो अभी तो होना ही चाहिए था उत्तरायण। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज ठंड ज्यादा है भाई। ठंडी में ठंड नहीं लगी तो क्या गर्मी लगेगी क्या? बात તમે ચાલુ કરો છો કે નહીં કરતા? હા, તો તમારે રોજ કરવું જોઈએ ને ચાલુ. ચાલુ કરી નાખો ને રોજ. તમે બ્રશ કરવા જાવ તો ચાલુ કરી નાખવાનું. અને એને બે બે વાર કાઢવું પડતું હોય છે પાણી. આજે જો કાલે છે, કાલની અપોઇન્ટમેન્ટ આવી છે. क्या हो गया? अरे ओके। आ,
चलिए अब स्टार्ट करें सर। छत से पतंग उड़ाते हुए लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। वेरी गुड। आलोक तिवारी, तू कहाँ से है? तू है कहाँ से मुझे बता। मैं भी तेरे यहाँ आना चाहता हूँ। मुझे भी आज संक्रांति मनानी है। लेक्चर की ऐसी की तैसी। लेक्चर की ऐसी की तैसी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं ऑडिबल और नॉट, मुझे बताओ। कहाँ उड़ रही है वेदांशी? कहाँ उड़ रही है इतनी सारी पतंगे? इतनी सारी पतंगे कहाँ उड़ रही है? इतनी सारी पतंगे कहाँ उड़ रही है मुझे बताओ यार। अब हम स्टार्ट करते हैं। देहरादून में पतंगे उड़ती है, हमारे पुणे में नहीं उड़ती यार। हमारा पुणे है ना, सिर्फ एक गणपति का त्योहार ही जानता है। बाकी बाकी त्योहार समझ भी नहीं आते। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन। क्वेश्चन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 11। पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 11। यार मैंने है ना, मैं बहुत मिस करता हूँ। मैंने पिछले 10-12 साल से संक्रांति नहीं की थी और ये बार मैं ना जाने वाला था, गुजरात जाने वाला था। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी वाइफ ने मुझे रोक लिया। मेरी वाइफ ने मुझे रोक लिया, तबीयत खराब हो गई। अदरवाइज मैं अहमदाबाद जाने वाला था एक बार संक्रांति मनाने के लिए, तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया। तबीयत खराब है और कहाँ भाग रहे हो? चलिए जी, आपकी पीडीएफ में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। पीडीएफ में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे स्क्रीन शेयर कर दो। ये लो जी, पीडीएफ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। दही चूरा खाया सर? दही चूरा तो नहीं खाई, लेकिन मैंने आज ना तिल गुड़ खाया। मेरी वाइफ ने तिल गुड़ दिया था, मैंने वो खाया बेटा। आपने तिल गुड़ खाया क्या मुझे बताओ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 11। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो मुझे बता देना। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो मुझे बताना, ठीक है? क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक है, मैंने सुबह से मम्मी की डांट खाई। तू नालायक ही है बेटा अमित, डांटना ही चाहिए मम्मी को, तुझे डांटना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। मुझे तो क्वेश्चन नंबर 11, आपने कितना कर दिया मेरा? जस्ट अभी ज्वाइन हुआ हूँ। कुछ नहीं किया बेटा, हम टाइम पास ही कर रहे थे। हम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। एक मिनट, मैं भी पीडीएफ ओपन कर दूं। अभी पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? The books of accounts of Sri Shubham Abad of Pune showed the following figures. बताओ क्या क्या फिगर्स दिख रहे हैं आपको? फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स। कब का है ये? 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009। तो मुझे बताओ 31 मार्च 2008 का जो होगा, क्या ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा? जल्दी से मुझे बताओ। और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैलेंडर का क्या बनता है? क्या ओपनिंग बनता है? कल मेरा बर्थडे हुआ इसलिए मम्मी ने कल नहीं डांटा, पर आज सुबह सुबह डांट दिया। वेरी गुड अमित। अभी पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग या कैलेंडर का ओपनिंग बनता है, पहले मुझे बताओ। और आपके पास फिक्सचर एंड फर्नीचर्स का 2,60,000 दिया हुआ है, 2,34,000 दिया हुआ है। स्टॉक 245, 320। कहीं पे वैल्यूज में मिस्टेक होगी तो मुझे बता देना, टाइपिस्ट ने अगर मिस्टेक की तो मुझे बता देना। डेटर्स 125, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दिया है। कैश इन हैंड एंड बैंक, क्या कैश एंड बैंक अकाउंट दोनों साथ में दिया हुआ है क्या? ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है। क्रेडिटर्स 135, 190। बिल्स पेबल 70, 80। कॉन्सेंट्रेशन फोकस इज द की टू सक्सेस। कॉन्सेंट्रेशन फोकस बहुत जरूरी व्हेन आई रीड क्वेश्चन। Outstanding salaries 19, 20, 19,000, 20,000. An analysis of cash book revealed the following. Cash sales 16,20,000, collection from debtors 10,58,000, discount allowed to debtors 20,000, cash purchases 615, payment to creditors
973, discount receipt from creditors 32, payment for bills payable 430, drawings for domestic expenses 120, salaries paid 236, rent paid 132, sundry trade expenses 81,000. Depreciation is provided on furniture and fixtures at 10% per annum, diminishing balance method. Shubham maintains a steady gross profit at the rate of 25% on sales. You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2009 and balance sheet is on that date. मुझे बताओ, नहीं लग रहा है आपको 11-12 की याद आ रही होगी? पीडीएफ ग्रुप पे भेज दीजिए प्लीज। ओके जी, कमलेश जी भिजवा देंगे, ठीक है, ओके। आपको नहीं लग रहा है 11-12 की याद आ रही है बेटा? जल्दी से बताओ, 11-12 की याद आई कि नहीं आई मुझे बताओ। सीए फाउंडेशन को भी छोड़ो, सीए फाउंडेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन May 2010 फॉर 16 मार्क्स। ये क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया? ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन पूछा गया May 2010 में 16 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 16 मार्क्स के लिए। मैं कुछ पहले बेसिक बातों पर डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करना। आपको ये क्वेश्चन में दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एक तो आपको अकाउंट्स के बैलेंस दिख रहेंगे और दूसरा आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी। मुझे बताओ, कौन से अकाउंट्स के बैलेंस आपको दिखाई दे रहे हैं और कौन सी आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है? जल्दी से मुझे बताओ, कौन से आपको अकाउंट्स के बैलेंस दिखाई दे रहे हैं? क्या फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट, क्या अकाउंट के बैलेंस है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया हुआ है? मुझे बताओ फास्ट। स्टॉक, क्या ये स्टॉक अकाउंट, ये लेजर का बैलेंस होगा? मुझे बताओ। डेटर्स, क्या डेटर्स का बैलेंस होगा? एक बात मुझे एक और बताना, एक और मुझे बताना ध्यान से। बिजनेस में सबसे पहले क्या होते हैं? बिजनेस में सबसे पहले क्या होते हैं मुझे बताओ? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल से क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग, ठीक है। जब लेजर पोस्टिंग करेंगे मुझे बताना, क्या हम छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते हैं? क्या हम छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते हैं? हाँ, छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते हैं। क्या अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। यहीं से वो कहाँ जाता था? क्या ट्रायल बैलेंस में जाता था? मुझे बताओ फटाफट। यहीं से वो ट्रायल बैलेंस में जाता था, बैलेंस में जाता था। किस में जाता था? ट्रायल बैलेंस। क्यों ट्रायल बैलेंस वर्ड यूज हुआ होगा? क्योंकि अकाउंट का जो बैलेंस है ना, अकाउंट का जो बैलेंस है वही तो ट्रायल बैलेंस में आता है। अकाउंट का जो बैलेंस है वही तो ट्रायल बैलेंस में आता है, इसीलिए उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्या वही ट्रायल बैलेंस में जाता था? और उसी ट्रायल की हेल्प से हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बैलेंस शीट बनाते थे? देखो बैलेंस शीट में भी वर्ड क्या आया हुआ है? बैलेंस। क्या आया हुआ है? बैलेंस। तो मुझे बताओ, क्या बैलेंस, बैलेंस शीट में जो, क्या ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर अकाउंट होता था, मशीनरी अकाउंट होता था, कैपिटल अकाउंट होता था? क्या ट्रायल बैलेंस में डेटर्स अकाउंट होता था? क्या ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स अकाउंट होता था? क्या बिल्स पेबल अकाउंट होता था? फिर हम उसी को ही यहां से निकाल के या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते थे। अगर कोई एक्सपेंस या इनकम होती तो वो कहां जाता? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता, करेक्ट है। लेकिन कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं तो क्या वो निकल के बैलेंस शीट में चला जाता था? तो वो निकल के कहां चला जाता था? एसेट्स होता तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, लाइबिलिटी होती तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। तो अब मुझे बताओ, ये फिक्सचर्स यहाँ पे आ रहा है, फर्नीचर यहाँ पे आ रहा है, मशीनरी यहाँ पे आ रही है, डेटर्स यहाँ पे आ रहा है। आपको नहीं लग रहा है ये अकाउंट का बैलेंस ही है? कैपिटल यहाँ पे आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है ये ट्रायल बैलेंस से आया है? यहाँ पे क्रेडिटर्स आता है, यहाँ पे बिल्स पेबल आता है। आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है ये अकाउंट के बैलेंस? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कहां से आया? अकाउंट के, अकाउंट से आया। और अकाउंट्स में क्या बैलेंस थे? और वही बैलेंस क्या आपकी बैलेंस शीट तक पहुंच गए? कहां तक पहुंच गए? बैलेंस शीट तक पहुंच गए। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, नलायक को रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। आप ऐसे बैठे रहोगे तो डांट खाओगे। अभी लेक्चर बंद करना है क्या? मुझे बताओ फटाफट, रिस्पॉन्स चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सीए इंटर को बैच को पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं? आई वांट रिस्पॉन्स। मैं, मुझे लग रहा है कि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा फील आ रही है मुझे। उससे तो आपसे कई गुना अच्छा रिस्पॉन्स करते वो लोग। मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बैलेंस शीट में क्या मिलेगा हमें? क्या लेजर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मुझे बताओ फास्ट, क्या लेजर्स के बैलेंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अकाउंट्स के बैलेंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अकाउंट्स के बैलेंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि जब भी हम अकाउंट्स के बैलेंस की पोस्टिंग करेंगे तो उसकी दो इफेक्ट आएगी कि एक इफेक्ट आएगी? अकाउंट्स को जब ओपन करेंगे तो उसकी दो इफेक्ट आएगी कि एक इफेक्ट आएगी?
एक ही इफेक्ट। जब फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट बनाओगे, उसकी पोस्टिंग करोगे तो एक ही इफेक्ट आती है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, लेजर्स या अकाउंट की एक ही इफेक्ट आती है और इंफॉर्मेशन की दो इफेक्ट आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको थरोली पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, किस तरह से सॉल्व करना उसका अप्रोच ही बताऊंगा। और एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। अमित यहाँ पे एडजस्टमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज करेंगे। तो पहले मुझे जरा दिमाग लगा के मुझे बताओ, क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा अकाउंट का बैलेंस है और कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्या फर्नीचर, फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको नहीं लग रही ये अकाउंट के बैलेंस है? ये अकाउंट के बैलेंस है, मुझे बताओ फास्ट। तो इसकी कितनी इफेक्ट आएगी? एक इफेक्ट आएगी। और बाकी के नीचे जो भी दिया हुआ है एनालिसिस जो दिया हुआ है, क्या आपको नहीं लग रहा ये इन्फॉर्मेशन होगी? ये इन्फॉर्मेशन होगी। और बताओ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी? ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को लेके क्या अब हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं? मुझे बताओ फास्ट, क्या हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं? हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंगल एंट्री जैसी कोई सिस्टम ही नहीं है पूरी दुनिया में। इसलिए टॉपिक का करेक्ट नाम क्या है? करेक्ट नाम क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग करेंगे। तो फटाफट मेरे साथ बनाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट लिखना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, ऐसा लिखना चाहिए। फटाफट मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट प्रेजेंटेशन के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन स्टार्ट करो फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट मेरे साथ साथ चलना है, आगे नहीं चलना है, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। थोड़ा भी आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं आना है, आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं आना है, जितना बता रहा हूं इतना ही करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट क्या रहेगी? 31 मार्च 2009। ये तो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा ना, इतना तो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही है आपकी, इतना तो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो भी करोगे उसको किस में करोगे? वर्किंग नोट में। किस में करोगे आप? वर्किंग नोट में। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन। बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट कुछ भी लिख सकते हो, 31 मार्च 2008 भी लिख सकते हो, और एल्स यू कैन राइट 1 अप्रैल 2008 भी लिख सकते हो। यू कैन राइट एनीथिंग, इट डजंट मैटर। ये कुछ याद आ रहा है? एनपीयू में ऐसा करते थे, एनपीयू में ऐसा करते थे, कुछ याद आ रहा है बेटा? एनपीयू में ऐसा करते थे, कुछ याद आ रहा है मुझे बताओ? ऐसा ही होता था ना एनपीयू में। अलग अलग बना सकते हो, एक बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब नाउ यू आर मैच्योर्ड किड्स, करेक्ट है? नाउ यू आर नॉट इन 11th एंड 12th, नॉट इन 11th एंड 12th, यू आर मैच्योर्ड किड्स। जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब ओपन होंगे, जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस है वो सब ओपन होंगे, एक्सेप्ट स्टॉक अकाउंट, एक्सेप्ट स्टॉक अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस है वो सब ओपन होंगे एक्सेप्ट स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन कैसे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है, मेरे साथ ही चलोगे, मेरे साथ ही चलोगे। मुस्कान अरोरा, बट इसमें क्यों ये क्या लिखा मुस्कान? तेरा डाउट नहीं समझ में आया। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, उसके बाद स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना है। बाकी बस क्वेश्चन में देखते जाओ, जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस दिख रहे हैं एक्सेप्ट स्टॉक सारे खुलेंगे, सारे सारे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्यों मुस्कान बेटा? अभी फिलहाल क्यों के सारे आंसर मिल जाएंगे, क्यों के सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी सिर्फ तू कर मेरे साथ साथ, ठीक है ना? मेरे साथ साथ कर, मेरे साथ साथ।
बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट तब बना पाएगी ना जब कैपिटल होगी, कैपिटल होगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल तो चाहिए। याद कर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यही तो करते थे। मुस्कान, अभी है ना, कुछ भी मत पूछ, स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाना है। जितने भी लेजर्स दिख रहे हैं सबके अकाउंट बनेंगे, जितने भी लेजर्स दिख रहे हैं वो सबके अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनोगे। जितने भी लेजर्स दिख रहे हैं वो सबके अकाउंट बनेंगे एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक का क्यों नहीं बनाना, जस्टिफाई करूंगा, टेंशन मत लो। फिर कैश एंड बैंक, क्या दोनों साथ में दिया हुआ है कैश एंड बैंक? प्रेजेंटेशन आपके इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन स्पीड के साथ। कैश एंड बैंक अकाउंट, उसके बाद है आपका डेटर्स के बाद कैश एंड बैंक, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। बस क्वेश्चन में देखते जाओ, करते जाओ, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद है क्रेडिटर्स के बाद क्या है आपका, बिल्स पेबल अकाउंट। जब आप ये नाम लिख रहे हो तो के साथ में फीलिंग भी आ रही है कि अब ये अकाउंट तो आते ही है हमें? आपको साथ साथ भी फीलिंग भी आ रही है कि नहीं आ रही? ये अकाउंट तो आते ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैश एंड बैंक अकाउंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, क्या बात कर रहे हो? कैश एंड बैंक अकाउंट क्वेश्चन में नहीं है क्या? हाँ मिसिंग है, लिख दो। कैश एंड बैंक लिख दो, 1,10,000 ओपनिंग में, और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क। ओपनिंग में लिख दो और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क करो, पीडीएफ में नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, जहां जहां कुछ मिस्टेक्स आ रही मुझे बताते जाना, मैं उसको मिस्टेक को मैं करेक्ट करवाते हुए चलूंगा। मैं इसको करेक्ट करवाते चलूंगा। ओपनिंग में लिखना है आपको, कैश एंड बैंक लिखना है ओपनिंग में 1,10,000, और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क। क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क। ओपनिंग में 1,10,000 है, इसलिए कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओगे। बिल्स, हाँ, बिल्स पेबल अकाउंट आ गया। उसके बाद क्या, आउटस्टैंडिंग, सैलरीज अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस दिख रहे हैं सबका लेजर बनेगा, जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस दिख रहे हैं सबका लेजर बनेगा। और अकाउंट्स की एक ही इफेक्ट, अकाउंट्स की एक ही इफेक्ट आएगी, अकाउंट्स की एक ही इफेक्ट आएगी। स्टार्ट करो मेरे साथ साथ, मुझे बताओ कैसे करना है वो बता रहा हूँ। मेरे साथ साथ शुरुआत करोगे, शुरुआत करोगे। पहले ओपनिंग बैलेंस, क्या पूरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस क्या पूरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा? लिखते जाओ फटाफट, कुछ नहीं करना है, लिखना ही है आपको। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, 2,60,000, 2 लाख। कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाया हमने। ओपनिंग मैं, अच्छा मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये क्लोजिंग में लिख रहा हूँ क्या? गलत कर रहा हूँ, मुझे लिखना है ओपनिंग में। पहले ओपनिंग में लिखता हूँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर, 2,60,000। स्टॉक, स्टॉक 2,45,000। बताओ ओपनिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहाँ जाती है? ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है मुझे बताओ फास्ट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,45,000, 2,45,000, 2,45,000। ये पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 11 है, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 11। वापस ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, कॉपी पेस्ट करना है। डेटर्स 1,25,000, डेटर्स 1,25,000। उसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक मिसिंग था ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये मिसिंग थी वैल्यूज 1,10,000। दिस वैल्यूज वर मिसिंग इन क्वेश्चन। फिर क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लाइबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर्स कितना है? 1,30,000,
5,000। उसके बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 70,000, बिल्स पेबल 70,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 19,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 19,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 19,000 लिखा गया आपने। अब आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, अब आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बस कॉपी पेस्ट करना है। करना क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 234, 2,34,000। स्टॉक 320, 3,20,000। डेटर्स क्वेश्चन मार्क है तो अभी कुछ मत लिखो, क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड करना है, फाइंड करके लिख देंगे वहां पे, फाइंड करके वहां पे लिख देंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अच्छा, स्टॉक की सेकंड इफेक्ट रहेगी, स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगी, कैश और बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, फाइंड करके लिख देंगे, फाइंड करके लिख देंगे, फाइंड करके लिख देंगे। सर क्रेडिटर्स 1,10,000 है, क्रेडिटर्स 130, क्रेडिटर्स 135 है बेटा। पीडीएफ में गलती है क्या, अरे यार चेंज करो यार, ये क्या टाइपिस्ट ने ना बकवास बिना, मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, तो सिर्फ पीडीएफ में चेंज कर दो, पीडीएफ में चेंज कर दो, पीडीएफ में चेंज करो, पीडीएफ में चेंज कर दो। पीडीएफ में चेंज नहीं कर सकते लेकिन करेक्शंस करो। क्रेडिटर्स 135 है, ओपनिंग 135 है, ओपनिंग 135 है। ओके, कैश एंड बैंक क्लोजिंग फाइंड करना है, वो फाइंड करेंगे, लिख देंगे, फाइंड करके लिख देंगे। फिर क्रेडिटर्स, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, हाँ, क्रेडिटर्स 190, क्रेडिटर्स 190, बिल्स पेएबल 80,000, बिल्स पेएबल 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000। मुझे वैल्यूज कहीं गलत है तो बता देना, वैल्यूज कहीं गलत है तो बता देना। बताओ क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। ये कोई सिखाने वाली बात थोड़ी है। स्टॉक 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000। अब क्या करना है, क्या हमने सब अकाउंट भी ओपन किए हैं, अकाउंट भी ओपन किए, पोस्टिंग करते जाओ फटाफट, पोस्टिंग करते जाओ फटाफट, पोस्टिंग करते जाओ फटाफट। टू एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो क्या यहाँ पे 2,60,000 आएगा, क्या क्वेश्चन में देखो और कुछ मत करो, क्वेश्चन में देखो और लिखते जाओ, कॉपी पेस्ट करो। क्या यहाँ पे 234 आएगा, जल्दी से बताओ। स्टॉक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, स्टॉक अकाउंट बनाते ही नहीं, कभी नहीं बनाते। डेटर्स, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या 125 है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 125, बैलेंस कैरीड डाउन कितना है, फाइंड करना है इसलिए उसको छोड़ दो, लिमिट ब्लैंक, लिमिट ब्लैंक, वो फाइंड करना, लिमिट ब्लैंक। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी भाई, कितना है जी भाई, कितना है जी, 1,10,000। क्लोजिंग दिया नहीं है, छोड़ दो, उसको फाइंड करना है, उसको फाइंड करना है। क्लोजिंग नहीं दिया तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के छोड़ दो। मैंने कहा डिप्रिसिएशन की बात की आलोक तिवारी जी, मैंने कहा ना अभी जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे सॉल्व करेंगे। आलोक जी तू है ना अब डांट खाएगा, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर, ठीक है ना। मैंने कोई डिप्रिसिएशन बोला कि अभी कुछ अपने आप नहीं करने का क्वेश्चन, मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आप प्रो बन जाओगे, उसके बाद अपने आप करोगे, उसके बाद अपने आप करोगे। 3-4 क्वेश्चन मेरे साथ करने, दैट्स इट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स कितना है ये, 135। क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 135।
अब ये बैलेंस क्यों इस तरह से लिखा जाता है, ये डाउट आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे, 1,90,000। क्या इस तरह से लिखेंगे क्या, मुझे बताओ फास्ट। इस तरह से लिखेंगे। बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या मैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 लिख सकता हूँ क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या मैं 80,000 लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताओ फास्ट। 80,000 लिख सकता हूँ क्या। क्लोजिंग क्रेडिटर्स पीडीएफ में नहीं है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स पीडीएफ में नहीं है बेटा, तो मैंने ऊपर लिखा ही था ना, लिख दो आप, नहीं है तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,90,000 लिख दो, पीडीएफ में नहीं है तो। मैं आज ना टाइपिस्ट को पहले बराबर डांटता हूँ कि उसको डांटे बगैर उसका काम नहीं होता है। डांट के बगैर कोई करता ही नहीं आजकल काम, है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ही नहीं है कोई, समझता ही नहीं है कोई। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मुझे बताओ क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, एसेट्स या लायबिलिटी, जल्दी से बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एसेट्स है कि लायबिलिटी है, फास्ट। लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एसेट्स है कि लायबिलिटीज है, मुझे टिक मार्क करने दो। क्लोजिंग क्रेडिटर्स का भी बैलेंस नहीं लिखा हुआ है, करेक्ट है। कैश इन हैंड कैश इन बैग भी नहीं लिखा हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स का गलत अमाउंट है। ओके, तेरा बाकी इसलिए आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं 19,000। क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं 19,000। टू बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हैं 20,000 लिख सकते हैं। ओके, यहां तक सबका हो गया तो मुझे बताओ, यहां तक सबका हो गया फिर आगे बढ़ते। यहां तक सबने कर दिया, मैंने क्या किया पहले समझ में आया आपको, मुझे बताओ मैंने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी मैंने क्या किया, मैंने क्या किया मुझे बताओ। जितने भी लेजर्स थे, नहीं पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई, ये तो सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। बाकी सब वर्किंग नोट का पार्ट है, बाकी सब वर्किंग नोट का पार्ट है। मैंने पोस्टिंग दिया ही नहीं, मैंने पोस्टिंग किया ही नहीं है, मैंने लेजर्स ओपन कर दिए। सर कौन से लेजर्स ओपन करने पड़ेंगे, क्या आप इतनी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर सकते हो क्वेश्चन देख के कि लेजर्स का बैलेंस कौन सा है, लेजर्स का बैलेंस कौन सा है, क्या इतनी कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ फास्ट। इतनी कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट स्टॉक, क्या सारे लेजर्स बना देंगे, एक्सेप्ट स्टॉक क्या सारे लेजर्स बना देंगे। लेजर्स बनाने का ऑब्जेक्टिव बताओ क्या है, क्या लेजर्स से हमें कुछ मिसिंग वैल्यूज मिलेगी, और वही मिसिंग वैल्यूज क्या हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में क्या इंटीग्रेट करने के लिए काम में आएगी, हमें इंटीग्रेट करने के लिए काम में आएगी, इसीलिए इंटीग्रेट करने के लिए काम में आएगी। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए, तो मैं आगे बढ़ूं, मैं प्रोसीड फर्दर, मे आई प्रोसीड फर्दर, मुझे बताओ फास्ट। मे आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से बताओ, मे आई प्रोसीड फर्दर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, रिस्पॉन्स करते हो चलोगे अच्छी तरह से। बताओ कैश सेल्स, अभी ये क्या आ गया, ये लेजर्स का बैलेंस दिया है कि ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये लेजर्स का बैलेंस दिया है कि इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे बताओ फास्ट। ये लेजर्स का बैलेंस है कि इन्फॉर्मेशन की कितनी इफेक्ट, बताओ फटाफट, इन्फॉर्मेशन की कितनी इफेक्ट, इन्फॉर्मेशन की कितनी इफेक्ट, दो इफेक्ट। कैश सेल्स, अच्छा हमारा कैश और बैंक अकाउंट अलग अलग है कि एक ही है, हमारा कैश कैश और बैंक अकाउंट अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है। क्या कैश सेल्स की एंट्री मुझे सिखाने की जरूरत है कि आपको आता है, कैश सेल्स की एंट्री मुझे सिखाने की जरूरत है कि आपको आता है, मुझे बताओ फास्ट। ये आपको आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दोनों इफेक्ट एक साथ, दोनों इफेक्ट एक साथ देनी है। टू सेल्स, बताओ कितना है, 16,20,000। क्या लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स, यहां पे लिखोगे कैश 16,20,000, 16,20,000, ठीक है जी। आगे इनर कॉलम में लिखना 16,20,000, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, धनाधन बताओ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या हो गया भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बताइए कितना होगा, 10,58,000। क्या सेकंड पोस्टिंग क्या डेटर्स अकाउंट में जाएगी कि नहीं जाएगी, याद करो पिछले 3 दिन से यही तो कर रहे थे।
बाय कैश 10 लाख 58,000 by cash 10,58,000. Discount allowed to debtors. Discount allowed to debtors. मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स जनरल एंट्री क्या है कि मैं सोच रहा हूँ डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट तो बाय डिस्काउंट अलाउड मतलब जहन में होना चाहिए भाई ये सब तो ऐसा जहन में होना चाहिए ना क्या कहूं मैं आपको अच्छा डिस्काउंट अलाउड कहां पे ट्रांसफर होता है डिस्काउंट अलाउड कहां पे ईयर एंड में कहां पे ट्रांसफर होगा मुझे बताओ एवरी एक्सपेंस शुड हैव टू एंट्रीज एवरी इनकम शुड हैव टू एंट्रीज नंबर 1 रिकॉग्निशन नंबर 2 ट्रांसफर क्या आपका डिस्काउंट अलाउड रिकॉग्नाइज हुआ तो ईयर एंड में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कर दो टू डिस्काउंट अलाउड टू टू डिस्काउंट अलाउड कितना है 20,000 टू डिस्काउंट अलाउड 20,000 ओके नेक्स्ट क्या है कैश परचेज ओह माय गॉड कैश परचेज की एंट्री क्या आती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेज तो कितना है कैश परचेज 6 लाख मुझे सिर्फ गलती है तो मुझे बता देना बेटा आई एम रियली सॉरी फॉर दिस क्योंकि ये मेरा टाइपिस्ट नींद में काम करता है आपकी तरह आप भी नींद में लिख रहे हो ना 615 परचेज की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी परचेज की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बताइए फास्ट टू परचेज कैश 6,15,000 इनर कॉलम में लिखना टू परचेज कैश 6,15,000 इनर कॉलम में लिखोगे नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स 9,73,000 creditors account debit to cash creditors account debit to cash 9,73,000 सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और सेकंड इफेक्ट कैश में जाएगी याद रखना इंफॉर्मेशन की दो इफेक्ट आती है और साथ साथ में कंप्लीट करोगे याद करो हम एनपीओ के क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करते थे क्या हम साथ साथ में कंप्लीट करते थे कि नहीं करते याद करो एनपीओ के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही सॉल्व करते थे क्या 9,73,000 9,73,000 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला तो फायदे वाली बात है ये तो फायदे वाली बात है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना डिस्काउंट मिला 32,000 माय क्वेश्चन टू यू क्या सेकंड इफेक्ट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी तो 2-3 लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखना क्योंकि वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्या ये सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा ट्रांसफर होगा डिस्काउंट रिसीव ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है ये 32,000 कहीं वैल्यूज गलत है तो मुझे बता देना बेटा आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस डिस्काउंट रिसीव्ड ये हो गया पेमेंट फॉर बिल्स पेबल को डिस्चार्ज कर दिया पे कर दिया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू कौन से दो अकाउंट भाई है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल तो दोनों में से कौन सा अकाउंट पहले क्लोज करोगे बिल्स पेबल पहले क्लोज कर अभी कुछ नहीं करना है 4,30,000 कैश अकाउंट में सेकंड इफेक्ट याद रखो इन्फॉर्मेशन की दो इफेक्ट बाय बिल्स पेबल 4,30,000 बाय बिल्स पेबल 4,30,000 ड्राइंग्स फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ओहो अच्छा ड्राइंग्स हुआ तो पैसा आएगा कि जाएगा पहले बताओ पैसा आएगा कि जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय ड्राइंग्स कितना है ड्राइंग्स फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कितना दिया आपके उसमें 1,20,000 1 लाख कोई अमाउंट की मिस्टेक है तो मुझे बता देना
अमाउंट की मिस्टेक मुझे बता देना, ठीक है ना, अमाउंट की मिस्टेक मुझे बता देना। अच्छा, ड्राइंग्स क्या करते थे, याद करो, बचपन में मैडम ने सिखाया था, बच्चों ने मैडम ने सिखाया था, बचपन में मैडम ने सिखाया था ड्राइंग्स का क्या करते थे, क्या कैपिटल से माइनस करते थे, जी बताओ, कैपिटल से माइनस करते थे, जी बताओ मुझे फटाफट। तो कैसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें कहां से पता चलेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट से। उसमें उसमें फिलहाल अभी कुछ मत करो, यहां से ड्राइंग्स माइनस कर दो, क्या कर दो यहां से, डबल इफेक्ट देते चलना, डबल इफेक्ट देते चलना, डबल इफेक्ट देते चलना। ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, 1,20,000, 1,20,000। सैलरीज पेड, ओहो 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 ओहो, रुक जाओ रुक जाओ, सैलरीज पेड, मुझे बताओ क्या हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट दिया है, जरा यहाँ पे रुक जाना, जरा यहाँ पे रुक जाना, सबका ध्यान होना चाहिए, क्या हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट दिया है, एक दो मिनट रुक जाना, सबको, सब लोग लिखना बंद करेंगे, सब लोग लिखना बंद करेंगे, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट दिया है, दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, क्रेडिटर्स टू कैश, क्या क्रेडिटर्स का अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, ड्यू है, क्या क्रेडिटर्स का अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, ड्यू है, तो सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अकाउंट भी पेएबल है, ड्यू है, तो उसका भी पेमेंट करेंगे, तो क्या हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हैं, मुझे बताओ फास्ट, मैं राइट समथिंग लाइक दिस, समझ में, मैं आगे चल के एक्सपेंस अकाउंट में बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं, एक कॉमन सेंस वाली बात है, एक नेचुरल फीलिंग वाली बात है, ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, हाँ कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2,36,000, 2,36,000, 2,36,000, रुक जाओ, सेकंड इफेक्ट कहां चली जाएगी, सेकंड इफेक्ट कहां चली जाएगी, सेकंड इफेक्ट कहां चली जाएगी, ये रहा, सेकंड इफेक्ट यहां पे आ जाएगी, बाय सैलरीज अकाउंट, 2,36,000 बाय सैलरीज अकाउंट, 2,36,000, इसमें कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत, मैंने दो इफेक्ट दी, इसमें कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत, मुझे बताओ फास्ट, मैंने ये जो दो इफेक्ट दी, कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत, जल्दी से बताओ, मुझे बताओ, ताकि ये तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं किया, तुम लोग, यार तुम लोग का बैच बैच बोर बनने वाला है क्या आगे चल के, मुझे बताओ, ये बोरिंग बैच बनने वाला है, एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा हमको, ऐसा थोड़ी चलता है यार, एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है क्या, चलो परफेक्ट। बाय सैलरीज, बाय सैलरीज, ठीक है परफेक्ट, आगे बढ़ो, क्या लिखा है, रेंट पेड, भाई रेंट पेड, रेंट का कोई अकाउंट दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कुछ होगा नहीं, रेंट पे किया, तो क्या यहाँ पे बाय रेंट लिख सकते हैं, बाय रेंट लिख सकते हैं, 1,32,000, जरा अमाउंट चेक करें ना सिर्फ, 1,32,000, और रेंट की सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, क्या प्रॉफिट, कुछ भी नहीं था ना, आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, अगर होता तो उसका अकाउंट बन जाता, तो क्या हम यहाँ पे टू रेंट, क्या 132 लिख सकते हैं, जी बताओ फटाफट, क्या 132 लिख सकते हैं, जी मुझे बताओ फास्ट, हाँ लिख सकते हैं, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, भाई कहीं पे लिख दो, कहीं पे मार्जिन में लिखो, ट्रेड एक्सपेंसेस ऑलवेज टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलवेज टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम लोग क्या, ज्योति हम लोग क्या करते थे बचपन में, क्या हम ड्राइंग्स को माइनस करते थे कि नहीं कर सकते, करते थे, मुझे बताओ, ज्योति बचपन में क्या करते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे कि नहीं करते थे, वही तो कर रहे हैं, अरे नलायक को घन चक्करो, आंसर दो, लिखो, ट्रेड एक्सपेंसेस ऑलवेज टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11th 12th वाली बातें याद नहीं करनी, भूल जाओ, 11th 12th गया उसे भूल जाओ, कहीं पे लिख दो, ट्रेड एक्सपेंसेस आया बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही जाएगा, वो 11th 12th वाली बातें भूल जाओ, तो ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट भी तो हुआ होगा ना, लिखा है यहाँ पे सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस, तो मान लेना उसका पेमेंट भी हुआ है, क्योंकि ये कैश बुक की ऊपर लिखा है, ये कैश बुक का एनालिसिस है, ये कैश बुक का एनालिसिस है, ये कैश बुक का एनालिसिस है, तो कैश बुक का तो पेमेंट हुआ ही होगा, तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस बताओ कितना है ये, 81,000, ये कितना है ये 81,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है ये 81,000, 81,000,
Depreciation is provided on furniture and fixtures at the rate 10% per annum. Diminishing balance method. Diminishing balance method मतलब इस diminishing balance method का एक और नाम क्या है? WDV method. WDV method. Diminishing balance method का एक और नाम क्या है? WDV method. बताओ WDV method. WDV method. तो डिप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि ऐसे ही देख लो, बाय डिप्रिसिएशन 2,60,000 इंटू 10%, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? क्या 26,000 हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 26,000 हो जाएगा। और चेक करो क्या हमारा फर्नीचर का अकाउंट टैली भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है? चेक करो फटाफट। डिप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट, डिप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी? टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना है ये? 26,000। आगे क्या लिखा हुआ है? और स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। क्या बिजनेस क्या 25% सेल्स क्या स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है? लिखा है ना ऐसा? हाँ, शुभम वर्ड मेंटेन्स द स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। कल ही समझाया था ये सब, तो 25% ऑन सेल्स। अच्छा अच्छा, अभी रुक जाना, एक 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखना। 1-2 मिनट बंद करोगे? लिखना 1-2 मिनट बंद करोगे? पहले बताओ, लिखना 1-2 मिनट बंद करोगे? सबका ध्यान मेरे पास होना चाहिए, सबका ध्यान मेरे और होना चाहिए। लिखना 1-2 मिनट बंद, लिखना 2 मिनट बंद। पहले मुझे बताओ, जितने भी अकाउंट्स थे और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, अकाउंट्स की हमने एक एक पोस्टिंग की, और क्या जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, एक ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ दो, बाकी सबकी क्या 2-2 पोस्टिंग कर दी? हाँ या ना में आंसर करोगे? बाकी सबकी क्या हमने 2-2 पोस्टिंग कर ली? फटाफट हाँ या ना में आंसर करोगे? क्या बाकी सबकी हमने 2-2 पोस्टिंग कर ली कि नहीं कर ली? मुझे बताओ फास्ट। करेक्ट है, मतलब जो हमें पोस्टिंग करना था, क्या पोस्टिंग वाला काम कंप्लीट हो गया? तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है ये समझा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है ये समझा रहा हूं। पहले जितने भी अकाउंट्स हैं उसको क्लोज करोगे, बंद करोगे, खत्म करोगे, पैकअप करोगे। अब पैकअप का काम आ गया, तो सबसे पहले लिसन मी केयरफुली, कुछ भी नहीं करना है आपको, अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों को सुनना है ध्यान से। सबसे पहले अकाउंट्स पैकअप करोगे। पैकअप करोगे मतलब क्लोज करते हो चलोगे, और वो जहां जहां जाना चाहिए वहां डाल देना, जहां जहां जाना चाहिए वहां डाल देना। स्टेप नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस शीट पे आओगे, ओपनिंग बैलेंस शीट पैकअप करोगे। स्टेप नंबर 3, ट्रेडिंग अकाउंट पे आओगे। स्टेप नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आओगे, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एनपी मिलेगा। एंड स्टेप नंबर 5, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आओगे, क्योंकि वही एनपी कहां पे जाने वाला है? आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स की एक एक पोस्टिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन की 2-2 पोस्टिंग करते हैं। ये सब करने के बाद पहले अकाउंट्स को पैकअप करेंगे, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट को पैकअप करेंगे, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पैकअप करेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट को पैकअप करेंगे। यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलनी है, यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलनी है। लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन। क्या फर्नीचर अकाउंट पैकअप हो गया और उसकी सेकंड इफेक्ट भी हो गई? फटाफट बताओ, क्या फर्नीचर अकाउंट पैकअप हो गया, उसकी सेकंड इफेक्ट भी होगी? जल्दी से मुझे बताओ। आ जाओ डेटास अकाउंट पे। अब कौन से अकाउंट पे आओगे? डेटास अकाउंट पे। डेटास अकाउंट पे आ जाओ। डेटास अकाउंट पे चेक करो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, फास्ट। डेटास अकाउंट में चेक करो डिफरेंस कहां पे आ रहा है आपका। मुझे लग रहा है क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है ना आपका। आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस का ही तो आ रहा है। क्या कोई क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन देके रखी है हमें क्वेश्चन में? आ, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है। हम्म डेटर्स अकाउंट को भी फिलहाल डॉट करो, डेटर्स अकाउंट पे फिलहाल डॉट करो, डेटर्स अकाउंट पे फिलहाल डॉट कर दो, डॉट कर दो उसको फिलहाल। डेटर्स डॉट करो, क्रेडिटर्स अकाउंट पे आ जाओ। पहले क्रेडिटर्स अकाउंट पे आओ। क्रेडिटर्स अकाउंट में डिफरेंस कहां पे आ रहा है चेक करो। कैश और बैंक को एंड में देखेंगे। कैश और बैंक ऑलवेज, अकाउंट जब पैकअप करेंगे तो अकाउंट्स का एंड कैश और बैंक रहेगा, क्योंकि वहां पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आ सकता है ना हमारा। अकाउंट्स का एंड कैश और बैंक रहेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बताओ डिफरेंस कहां पे आ रहा है?
क्रेडिटर्स अकाउंट बताओ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है पहले बताओ। हाँ, जब क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे कि पहले बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करेंगे? दोनों भाई भाई हैं तो भाई भाई में पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होगा चेक करो। पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होगा मुझे बताओ फटाफट। बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है चेक करो। क्या क्रेडिट साइड पे आ रहा है? और क्रेडिट साइड पे जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे हम किसके नाम से बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं बिल एक्सेप्टेड। क्या कहते हैं? बिल एक्सेप्टेड। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है डिफरेंस बताओ फास्ट। 4,40,000। 4,40,000 परफेक्ट है। 4,40,000। उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी? उसकी सेकंड इफेक्ट चली जाएगी टू क्रेडिटर्स अकाउंट में चली जाएगी टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये भी रहेगा आपका एक्सेप्टेड। तो क्या आ जाएगा? 4,40,000। 4,40,000। 4,40,000। चेक करो आपका बिल्स पेबल क्लोज हुआ, मतलब ये वाला अकाउंट भी पैकअप हो गया। अब क्रेडिटर्स अकाउंट में चेक करो बैलेंस कहाँ पे आ रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट में चेक करो बैलेंस कहाँ पे आ रहा है। इसको लिखना बैलेंसिंग फिगर, ये लिखना जरूरी है। बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है। क्या ये डिफरेंस आपके क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्या ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट परचेज होगा? क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट परचेज होगा? मुझे बताओ फास्ट। हाँ बेटा, तुम लोग, हाँ किसने कुछ लिखा है, लेकिन उसके लिए परचेज का आना जरूरी था संजय, परचेज का आना जरूरी था। मुझे बताओ क्रेडिट साइड पे डिफरेंस कितने का है, जल्दी से बताओ। क्या ये क्रेडिट परचेज होगा कि नहीं होगा? मुझे हाँ या ना में आंसर करके बताओ। ये क्रेडिट परचेज होगा कि नहीं होगा? मुझे हाँ या ना में आंसर करके बताओ। नहीं शशांक, टुडे फर्स्ट लेक्चर है तो पहले तो फर्स्ट लेक्चर देखो बेटा, कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, फिर भी समझ में तो आया ही होगा बेटा, सिंपल सी बात है, समझ में तो आ ही जाएगा बेटा। 15 lakhs का डिफरेंस आ रहा है, बोल रहे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 15 lakhs, परफेक्ट है। तो क्या ये क्रेडिट परचेज होगा कि नहीं होगा? क्रेडिट परचेज होगा। बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? क्या उसकी सेकंड इफेक्ट क्या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी? जो आपने कैश परचेज लिखा है उसी के नीचे लिख दो क्रेडिट परचेज, विच इज 15 lakhs। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 15 lakhs plus 6,15,000, your total would have been 21,15,000। your total would have been 21,15,000। सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर करोगे। क्या आपका क्रेडिटर्स अकाउंट पैकअप हुआ? बिल्स पेबल अकाउंट पैकअप हो गया? अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। एक बात है, मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनना। ये इंटर का लेक्चर चल रहा है यश बेटा, फाउंडेशन के लेक्चर के लिए मैं आज अनाउंसमेंट के लिए आ रहा हूँ बेटा, मैं वाले ग्रुप पे अनाउंसमेंट के लिए आ रहा हूँ। मुझे बताओ क्या आपके क्रेडिटर्स अकाउंट में, जरा थोड़ा ना कंपैरिजन, 1-2 मिनट मेरी बातों पे ध्यान दोगे। क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्या आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है? सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो। क्या ये भी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है? मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर चाहिए। हाँ, ये भी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है। तो क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट भी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, ड्यू है? फटाफट मुझे बताओ। हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट में यहां पे क्रेडिट साइड पे जो परचेज आया ये किसका पार्ट बन गया? क्रेडिट साइड पे जो परचेज आया वो किसका पार्ट बन गया? मुझे बताओ फास्ट। क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन गया? क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन गया? मुझे बताइए फटाफट, हाँ या ना में आंसर करो। तो ऑब्वियस रीजन मुझे बताओ, क्या आपके भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है? लेकिन क्या सैलरी कभी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनती है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है? मुझे बताओ, ये कभी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा? मुझे बताओ फास्ट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, फटाफट डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है, फास्ट डिफरेंस कितना आ रहा है मुझे बताओ धनाधन। 2,37,000। 2,37,000। मैं अकाउंट को रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं अकाउंट को रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली। क्या 19,000, क्या 19,000 पेएबल था? 237 और पे करना था, 237 और पे करना था, मतलब इतनी लाइबिलिटी और क्रिएट होगी। तो टोटल मिला के कितना पे करना था? 2,56,000 पे करना था, उसमें से 236 पे कर दिया। तो क्या अभी भी इतना पे करना बाकी? तो क्या अभी भी इतना पे करना बाकी? मुझे बताओ फास्ट, क्या अभी भी इतना पे करना बाकी है? तो डोंट यू थिंक दैट कि ये 2,37,000 आपकी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना चाहिए? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना चाहिए? मुझे बताओ फटाफट,
मुझे बताओ फटाफट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना चाहिए, जल्दी से बताओ। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू सैलरीज 2,37,000, 2,37,000। इसमें किसी को भी डाउट? मुझे एक्सपेंस अकाउंट पे अभी भी एक डिटेल डिस्कशन करना बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 11th 12th और सीए फाउंडेशन को अगर कंबाइन कर लो तो इतना तो नॉलेज होगा ही होगा कि ये बराबर समझ में आया होगा। करेक्ट है? अदरवाइज अदरवाइज मुझे डिस्कशन करना बाकी है। मैंने अभी भी कहा मैं एक बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, पूरा एक लेक्चर लूंगा एक्सपेंस अकाउंट को समझाने के लिए और उसको किस तरह से कंबाइन करते हैं उसके लिए। बाकी नेचुरल फीलिंग तो कनेक्ट हो ही जानी चाहिए थी, नेचुरल फीलिंग तो कनेक्ट हो ही जानी चाहिए थी। पीयूष ने बोला आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं होगा। पीयूष मुझे, मैं वहीं पे आ रहा था। मुझे बता, क्या 237 में 237 में क्या तूने कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या इसको ऐड किया कि नहीं किया और इसको माइनस किया कि नहीं किया? मुझे बता फास्ट। चल ऐसे देख, ऐसे देख, तूने कितनी सैलरी पे की मुझे बता। 236 की सैलरी पे की, पीयूष आंसर करेगा। क्या उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ कि नहीं हुआ? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस हुआ कि नहीं हुआ? तब जाके क्या ये वैल्यू मिलेगी? याद कर, हम क्या करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? क्या करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? क्या करते थे मुझे बता फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते थे मुझे बता फटाफट। क्या जो कैश में पे होता था 2,36,000, क्या उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे? हाँ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे। कितना ऐड करते थे? 20,000। क्या उसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे? ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000, 19,000। उसके बाद जो आता था, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्या आउटर कॉलम में चला जाता था? क्या यही हुआ है क्या? मुझे बता फास्ट। क्या यही हुआ है क्या? मुझे बता पीयूष भाई, मुझे बता क्या यही हुआ है क्या? डाउट क्लियर तेरा? चलो परफेक्ट, परफेक्ट। अब बताओ कौन सा अकाउंट पैकअप करना रह गया? क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पैकअप हो गया। अभी भी कैश एंड बैंक और डेटर्स दोनों पैकअप करना बाकी है। रुक जाओ, रुक जाओ। आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया जरा मुझे बताओ फास्ट। क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया मुझे बताओ। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन सेल्स दिया है? 25% का मतलब 25 डिवाइड बाय 100 विच इज नथिंग बट 1/4 ऑन सेल्स होगा। एंड 1/4 ऑन सेल्स इज नथिंग बट 1/3 ऑन कॉस्ट होगा। 1/3 ऑन कॉस्ट होगा। यहाँ पे कॉस्ट न बोल के मैं सीओजीएस बोलूँ तो चलेगा क्या? यहाँ पे कॉस्ट न बोल के मैं सीओजीएस बोलूँ तो चलेगा? मुझे बताओ फटाफट। ऑफ कोर्स चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बताओ फटाफट। सीओजीएस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो चेक कर लो हमारे पास क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 245। परचेज सिर्फ कैश परचेज लिखोगे, क्रेडिट परचेज लिखोगे, टोटल परचेज लिखोगे? टोटल परचेज कितना है मुझे बताओ फास्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में चेक करो, टोटल परचेज कितना है? 21,15,000, 21,15,000, 21,15,000 माइनस क्लोजिंग। बताओ क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 3,20,000। तो क्या इससे सीओजीएस आ जाएगा? बताओ सीओजीएस कितना है, फटाफट बताओ सीओजीएस कितना है। सीओजीएस कितना है मुझे बताओ फास्ट, जल्दी से क्विक। सीओजीएस कितना है? सीओजीएस कितना है? 20,40,000। बराबर है क्या? ये गलत दिया है कि बराबर दिया? 20,40,000। तो अब मुझे बताओ आपका जीपी कितना होगा? क्या जीपी विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ 20,40,000 होगा? तो 20,40,000 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज नथिंग बट 6,80,000। दिस इज नथिंग बट 6,80,000। तो क्या मैं जीपी में लिख सकता हूं? टू जीपी मे आई राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट 20,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये कितना आ गया था हमारा? ये आ गया था 6,80,000। यू टेल मी क्या आपको बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप मुझे बताओ। आपको क्रेडिट सेल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप मुझे बताओ। 11 लाख रुपीस कितना आ रहा है ये चेक करो। 11 लाख रुपीस आ रहा है क्या? चेक कर लो। तो 37,20,000। क्या ये बैलेंस फिगर आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ।
और बताओ क्रेडिट सेल्स की सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? क्या डेटर्स अकाउंट में जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों डेटर्स अकाउंट मैंने अब तक क्लोज नहीं किया था, अब समझ में आया? क्या क्रेडिट सेल्स की सेकंड इफेक्ट क्या आपके डेटर्स अकाउंट पे जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों मैंने नहीं किया था क्लोज, ये समझ में आया क्या आपको? अब आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग डेटर्स, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ क्लोजिंग डेटर्स कितना आ रहा है? क्या 1,47,000? चेक कर लो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका डेटर्स अकाउंट भी पैक हो गया, आपका डेटर्स अकाउंट पैक हो गया, लेकिन रुकना, क्लोजिंग डेटर्स लिखना मत भूलना। क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर्स क्या 147 लिखना पड़ेगा? क्या 147 लिखना पड़ेगा? वो फिगर मिसिंग था, क्या वो हमने फाइंड कर लिया? वो फिगर मिसिंग था, क्या वो हमने फाइंड कर लिया? मुझे बताओ। वो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, कैश बैंक वाला भी क्लोज कर दो, चेक कर लो। कैश और बैंक में अभी तो कुछ बचा नहीं है, तो कैश और बैंक में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है चेक करो एक बार फटाफट, और मुझे बताओ। ये भी बैलेंसिंग फिगर होगा आपका, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, और कितना आ रहा है जल्दी से मुझे बताओ। टोटल सेल्स गलत लिखा है क्या? ठीक है, तो मुझे करेक्ट करवा देना। टोटल सेल गलत लिखा है तो मुझे करेक्ट करवा देना, ठीक है? मुझे करेक्ट करवा देना। कितना आ रहा है? अच्छा 27 आ रहा है, ठीक है। 27,20,000, 27,20,000, ठीक है जी, ठीक है। मुझे बताओ कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? फास्ट या स्पीड चाहिए यार, ऐसा थोड़ी चलता है। किसी ने बोला 2,01,000, 2,01,000, 2,01,000। बताओ क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखोगे? क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखोगे जल्दी से बताओ। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखोगे कैश का? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,01,000। क्या यही ग्रॉस प्रॉफिट क्या यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे? जीपी ब्रॉट डाउन 6,80,000। ओपनिंग अभी देखो, एक सेकंड रुको रुको। क्या सारे अकाउंट्स पैक हो गए मुझे बताओ, चेक करते हैं। फर्नीचर अकाउंट पैक, डेटर्स अकाउंट पैक, कैश एंड बैंक अकाउंट पैक, क्रेडिटर्स अकाउंट पैक, बिल्स पेबल अकाउंट पैक, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट पैक। तो अभी क्या पैक करना पड़ेगा? क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा ओपनिंग कैपिटल? अभी क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर आएगा ओपनिंग कैपिटल? बताओ कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है फास्ट, कितना आ रहा है धनाधन बताओ। 3,45,000, 3,45,000। ओपनिंग कैपिटल क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आएगा? ओपनिंग कैपिटल क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आएगा? बताइए नेट प्रॉफिट कितना आया? यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है फटाफट बताओ। टू नेट प्रॉफिट जल्दी से बताओ कितना है नेट प्रॉफिट, चेक करो। 2,16,000 आ रहा है, चेक करिए जी, चेक करो। और यही 2,16,000 का नेट प्रॉफिट क्या हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे? 2,16,000। बताइए तो आउटर कॉलम में कितना आ जाए? आउटर कॉलम में कितना आ जाए? 345 -120 +216, तो ये कितना आ रहा है जरा चेक करो। 345 -120। ओपनिंग कैपिटल सही है कि गलत है? ओपनिंग कैपिटल जरा चेक करना सही है कि गलत है? ओपनिंग कैपिटल सही है कि गलत है जरा चेक करना एक बार। मुझे ओपनिंग कैपिटल का फिगर गलत लग रहा है। ओपनिंग कैपिटल कितनी जरा चेक करो, ओपनिंग कैपिटल कितनी जरा चेक करो, बता फटाफट जरा। कोई प्रोएक्टिव बच्चा है कि नहीं? 5,16,000। हाँ ये गलत था, तो ये भी गलत होगा। 5,16,000। बताओ अभी एडलेस करके बताओ कितना आया? 516 -120 +216, 6,12,000, 6,12,000। और चेक करो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6,12,000 +120
190 प्लस 80 प्लस 20, 9,02,000। चेक कर लीजिए टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका। ओके, अब बताओ। अब मुझे क्वेश्चन में डाउट पूछो। अब क्वेश्चन में डाउट पूछे, जिसको जो डाउट है पूछेंगे, जिसको जो भी डाउट है पूछेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को मैं समझाऊंगा, अभी भी जिसको कुछ दिक्कत आई है उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा, उसको मैं समझाऊंगा। 16 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कौन से ईयर का है लिखा है मैंने ऊपर, मई 2010, 16 मार्क्स ऊपर लिखा हुआ है। मई 2010 16 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब पहले मुझे बताओ, दीपू बोल रही अच्छा था लेकिन सी इंटर का लेवल नहीं था। आते हैं ना, अभी तो शुरुआत है दीपू जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जेन्युइनली बताओ, क्रेडिट सेल्स में थोड़ा डाउट था। क्रेडिट सेल्स तो बेटा बैलेंसिंग फिगर आया था बेटा, मुझे बताओ। मैंने एक अच्छा एक बात बताओ, अपन ने 3-4 दिन में क्या किया था? क्या ये बेसिक बेसिक बातें ही सीखी थी? उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को बोर हो रहा था कि सर ये बेसिक बेसिक बातें क्यों सिखा रहे हैं, ये बेसिक बेसिक बातें क्यों सिखा रहे हैं, उस टाइम बच्चों को बोर हो रहा था। लेकिन आज अभी समझ में आ रहा है कि बेसिक बेसिक बातों का इंपॉर्टेंस क्या हुआ। बेसिक बेसिक बातों जो सीख ली उसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रही है कि आपको। इसमें मुझे बताओ, कैश सेल्स की एंट्री, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की एंट्री, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री, बिल्स पेबल ड्रॉन, कैश परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड, सैलरीज पेड, बहुत सारी फैकल्टीज ये अजम्पशन के साथ चलती, ये तो आता ही होगा। लेकिन मैंने फिर भी 3-4 लेक्चर उस पर स्पेंड किए। क्यों स्पेंड किया? क्या अब मुझे बताओ, क्यों स्पेंड किया मुझे बताओ? क्या स्पेंड करने का रीजन यही था? क्या अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आप बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर जाओगे, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर जाओगे। बस एक रिदम पता होनी चाहिए, एक सिस्टम पता होनी चाहिए। सिस्टम क्या है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके बाद वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट सॉरी। उसके बाद क्या क्वेश्चन से इतना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि अकाउंट्स कौन से हैं? क्या हम सारे अकाउंट्स ओपन करेंगे लाइन बाय लाइन? लाइन बाय लाइन सारे अकाउंट्स ओपन करेंगे? मुझे बताओ फटाफट, क्या हम लाइन बाय लाइन सारे अकाउंट्स ओपन करेंगे? और अभी तो शुरुआत है, मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और मुझे बताओ फिर किसकी ताकत है कि हमें ये टॉपिक में अगर 20 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें 20 मार्क स्कोर करने से कोई रोक सकता है? मुझे बताओ, मुझे हमें कोई रोक सकता है? लेकिन पेशेंस होना चाहिए ना, जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? पेशेंस नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ। और और दूसरी चीज सोच के बताओ, क्या पूरा जो टॉपिक है आपको नहीं लगता पूरा फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट है? कौन सी एंट्रीज पे डिपेंडेंट है? डेटर्स अकाउंट बनाना आना चाहिए, बीआर अकाउंट बनाना आना चाहिए, बिल्स पेबल अकाउंट बनाना आना चाहिए, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना आना चाहिए, उसकी मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना आना चाहिए, आपको आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए। तो जस्ट यू टेल मी, इसमें कौन सी इंटर लेवल की बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ 11th 12th और फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हैं, कैश अकाउंट बनाना आना चाहिए। हम तो सिर्फ 11th 12th और फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्रेडिट सेल समझ में नहीं आया था। दोस्त मेरी बात मुझे बता एक बात, क्या किसने क्वेश्चन पूछा था? ये मैं भूल गया, नाम भूल गया उसका। क्वेश्चन किसने पूछा था पहले मुझे बता। क्या हमने ये जीपी कैसे नहीं, ये क्रेडिट, हाँ क्रेडिट परचेस कैसे फाइंड किया, ये समझ में आया था क्या तेरे को? ये क्रेडिट परचेस आ गया तो हमारे पास ओपनिंग आ गया, परचेस आ गया, क्लोजिंग आ गया। तो क्या इससे हमें सीओजीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे बताओ, इससे हमें सीओजीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे बता फास्ट। किसने पूछा था एक क्वेश्चन, मुझे नहीं है। तो सीओजीएस आ जाएगा तो क्या उससे जीपी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? उससे जीपी मिल गया तो मुझे बता, पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही बैलेंसिंग फिगर बचा था तेरा, एक ही मिसिंग वैल्यूज थी, विच इज 11 lakhs की वैल्यूज आ रही थी मिसिंग। तो क्या वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट सेल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसने पूछा था ये? कहां भाग गया ये? किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे आया था? किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे था, इसे प्रॉब्लम होता। ठीक है ईशा, परफेक्ट। अब पूछो डाउट, अब मुझे डाउट पूछिए धनाधन, अब मुझे डाउट पूछिए। कोई भी दिक्कत है क्या आपको इसमें? प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, आपका नीट एंड क्लीन चाहिए, 100% क्लियर, नो डाउट, परफेक्ट। तो क्या एक और क्वेश्चन हो जाए? बताओ, एक और क्वेश्चन हो जाए? आप बोलो तो एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए क्या? क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, टाइम कम बचा हुआ है। क्या हम क्वेश्चन रीड करके छोड़ दें कि एक बार क्वेश्चन रीड करके छोड़ दें फिर कल कंप्लीट करेंगे? अब मैं लेक्चर का टाइमिंग इंक्रीज कर दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग 1.5 आवर से
सिलेबस कंप्लीट कर पाए। ये तो हम ऐसे ही चल रहे थे फिलहाल। तो मैं लेक्चर का टाइमिंग अब कंप्लीट करके अब मैं 2 hours and 15 minutes या 2.5 hours कर दूंगा, 2.5 hours कर दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ। ओके। आ, मैं एक दो बातें समझा देता हूँ आपको। होमवर्क तो देता ही हूँ मैं आपको, होमवर्क तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको, लेकिन मैं 2-4 बातें समझा रहा हूँ। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। और थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिसन मी केयरफुली। दोस्तों, आप पहले मुझे बताओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो आपने सीए फाउंडेशन में 11th-12th में एनपीओ सीखा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या एक जैसा ही है? मुझे बताओ फास्ट। एक जैसा ही है? अब रिस्पॉन्स करोगे यार, तुम रिस्पॉन्स नहीं करते, मजा नहीं आती यार। क्या ये एक जैसा ही है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, ये एक जैसा ही है। एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। 1 मिनट। हाँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। सुनना। एंड आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते थे, एंड आपका कैश अकाउंट, क्या एक जैसा ही है? जल्दी से मुझे बताओ, हाँ या ना। हाँ या ना में आंसर करके बताओ, हाँ या ना में आंसर करके बताओ। परफेक्ट। Trading and profit and loss account and income and expenditure account recognize only such income and such expense which are of current accounting period only, which are of current accounting period only, received or not, पेड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल, दैट इज टोटली इमटेरियल। उसका पैसा मिला नहीं मिला, उसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, उससे कोई फर्क पड़ता, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, करंट ईयर में, करंट ईयर में 10 लाख रुपीज का सेल्स हुआ, करंट ईयर में 10 लाख रुपीज का सेल्स हुआ, सेल्स हुआ, तो बताओ, और उसका पैसा भी आ गया, इसका पैसा भी आ गया, इसका पैसा भी आ गया, तो मुझे बताओ आप ट्रेडिंग अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना लिखोगे? इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करोगे? इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करोगे? क्या 10 लाख रुपीज की इनकम रिकॉग्नाइज करोगे? और 10 लाख रुपया क्या आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या कैश पे भी चला जाएगा? मुझे बताओ। ये समझ में आई सबको बात? ये बात समझ में आई? परफेक्ट। मुझे एक चीज ये बताओ, मान के चलो करंट ईयर में 10 लाख रुपीज का सेल्स हुआ, उसमें से 6 लाख कैश सेल्स था और आपका 4 लाख क्रेडिट सेल्स था, 4 लाख क्रेडिट सेल्स था। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? इनकम किसको कहेंगे? जो पैसा आया वो ही इनकम, कि जो पैसा नहीं आया वो भी हमारी इनकम है?
सिर्फ कैश सेल्स ही हमारी इनकम है कि कैश और क्रेडिट दोनों हमारी इनकम है? मुझे बताओ फास्ट। कैश और क्रेडिट दोनों हमारी इनकम है बेटा, क्रेडिट सेल्स भी हमारी इनकम है, क्रेडिट सेल्स भी हमारी इनकम है। याद रखना, हमारी इनकम 6 लाख नहीं है, हमारी इनकम 10 लाख रुपीज है, चाहे पैसा आए। ये भी तो हमने क्रेडिट, ये भी तो हमने गुड सोल्ड आउट किया ना, तो आज नहीं तो कल पैसा तो आने वाला है, लीगली पैसा आने वाला है। आज नहीं तो कल हमें लीगली डेटर से पैसा मिलने वाला है, कस्टमर से पैसा मिलने वाला है। तो हमारी इनकम क्या हुई? हमारी इनकम क्या हुई? क्या हमारी इनकम 6 लाख रुपीज हुई कि 10 लाख रुपीज हुई? हमारी इनकम 10 लाख रुपीज हुई। कितनी हुई हमारी इनकम? 10 लाख रुपीज। लेकिन जब कैश बुक में लिखोगे तो क्या कैश बुक में 10 लाख रुपीज आएगा कि सिर्फ 6 लाख रुपीज आएगा? 6 लाख रुपीज आएगा। बाकी का 4 लाख क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स में चला जाएगा? क्या बाकी का 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स? अब समझो, अभी नाउ यू आर मैच्योर स्टूडेंट, नाउ यू आर नॉट फाउंडेशन स्टूडेंट। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, करंट ईयर में सेल्स हुआ 20 लाख रुपीज का, पूरा क्रेडिट सेल्स, पूरा क्रेडिट सेल्स, पूरा क्रेडिट सेल्स, पूरा क्रेडिट सेल्स, एक भी रुपया नहीं मिला। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिखोगे? पूरा 20 लाख। पूरा कितना लिखोगे? 20 लाख। कितना लिखोगे? पूरा 20 लाख लिखोगे। यू विल राइट 20 लाख, द होल 20 लाख। करंट ईयर में, करंट ईयर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर की इनकम आती है, आती है, आती है। रिसीव पैसा आया नहीं आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए, करंट ईयर की इनकम आनी चाहिए। इनकम अर्न, ये इनकम अर्न हुआ है, ये क्या हुआ है? इनकम अर्न हुआ है। इनकम की रिसीट नहीं हुई है, चलेगा, लेकिन अगर करंट ईयर में इनकम अर्न हुई है तो लिखना पड़ेगा। अगर करंट ईयर में इनकम अर्न हुई है तो आपको लिखना पड़ेगा, खत्म। करंट ईयर में अगर इनकम अर्न किया है तो यू गॉट टू राइट, यू गॉट टू राइट। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? ये बात आपको समझ में आई क्या? सिमिलरली, सिमिलरली करंट ईयर का एक्सपेंस लिखेंगे। करंट ईयर का एक्सपेंस, ध्यान दो, करंट ईयर का क्या लिखेंगे? करंट ईयर का एक्सपेंस लिखेंगे। करंट ईयर का एक्सपेंस, मान के चलो कि मेरा करंट ईयर का रेंट का एक्सपेंस है 6 लाख रुपीस, लेकिन मैंने उसमें से पे किया 4 लाख और मैंने 2 लाख पे नहीं किया, मैंने 2 लाख पे नहीं किया, तो क्या इसको मैं आउटस्टैंडिंग रेंट कह सकता हूं? उसको मैं आउटस्टैंडिंग रेंट कह सकता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे करंट ईयर का रेंट का एक्सपेंस कितना, मेरा करंट ईयर का रेंट का एक्सपेंस कितना, मुझे बताओ, तो क्या जो मैंने पे किया वो मेरा एक्सपेंस है कि ये 6 लाख पूरा एक्सपेंस है? 6 लाख पूरा एक्सपेंस है भाई। करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 6 लाख पूरा एक्सपेंस है भाई। तो करंट ईयर का एक्सपेंस ही 6 लाख रुपीज है। मैंने पूरे साल इसका एडवांटेज लिया कि नहीं लिया? मुझे बताओ, मैंने पूरे साल उसका एडवांटेज लिया। भले मैंने 2 लाख पे नहीं किया है, तो ये 2 लाख पे करने की मेरी लीगल लायबिलिटी है, तो लीगल लायबिलिटी है, इसीलिए मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा, इसलिए मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। आकांक्षा यू आर राइट, इसलिए मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। कॉमन सेंस है आकांक्षा, ये सब कॉमन सेंस है। तो मुझे बताओ, करंट ईयर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर का एक्सपेंस आना चाहिए। Paid or not, that is totally immaterial. Paid or not, that is totally immaterial. Paid or not, that is totally immaterial. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, paid or not, that is totally immaterial अगर ऐसा बोल दिया तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या यहाँ पे जब आप रेंट लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या पूरा 6 लाख लिखोगे? बचपन में ऐसे लिखते थे, 4 लाख लिखते थे, उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करते थे, कुछ याद आ रहा है? बचपन की बात है। फिर 6 लाख लिखते थे। तो ये 6 लाख क्या है? करंट ईयर का एक्सपेंस है। पेड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मुझे बताओ, मुझे बताओ, करंट ईयर में सैलरी पे करनी चाहिए थी 12 लाख, एक भी रुपया पे नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, एक भी रुपया पे नहीं किया। मुझे बताओ, एक भी रुपया पे नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, कितना लिखोगे? आपने स्टाफ का एडवांटेज तो पूरे साल ले लिया, स्टाफ का बेनिफिट तो पूरे साल ले लिया, तो क्या 12 लाख रुपया देना, क्या 12 लाख का एक्सपेंस इनकर्ड हो गया? हो गया भाई, 12 लाख का एक्सपेंस इनकर्ड हो गया भाई, 12 लाख का एक्सपेंस इनकर्ड हो गया। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पे नहीं किया तो क्या जीरो आएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट recognize all such income which are earned during the year, received or not, that is totally immaterial. Profit and loss account recognize all expenses which are incurred during the year, paid or not, that is totally immaterial, paid or not, that is totally immaterial. तो क्या पूरा 12 लाख रुपीस क्या आपके ट्रेडिंग अरे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ सैलरी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और 12 लाख रुपीस क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके? अब बताओ, ये जो था आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट था, अब इसको जरा एनालाइज करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को एनालाइज करो जरा, तो आपको समझ में आएगा। इतना कैश में पे किया, कितना कैश में पे किया, इतना कैश में पे किया,
क्या ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? यस। क्या ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है? यस। तो हम बचपन में क्या करते थे, जो कैश में पे किया था, इवन दो सीए फाउंडेशन में भी क्या किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्या आप कैश में जो पे किया था, कैश में जो पे किया था, क्या उसमें क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे? हाँ ऐड करते थे। और प्रीवियस ईयर का क्या करते थे? लेस करते थे। तब जाके क्या करंट ईयर का एक्सपेंस मिलता था क्या आपको? तब जाके करंट ईयर का एक्सपेंस मिलता था क्या आपको? तो यही तो करंट ईयर का एक्सपेंस है। यही तो करंट ईयर का एक्सपेंस है। यही तो करंट ईयर का एक्सपेंस है। इसको मैंने सिर्फ अकाउंटिंग का शेप दे दिया। किसका शेप दे दिया? अकाउंट का शेप दे दिया। तो आपको तो अकाउंट्स आना चाहिए ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंट्स का शेप समझ में आना चाहिए ना। तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ आप। ये करंट ईयर का एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ फास्ट। ये करंट ईयर का एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए फटाफट। और उसकी जर्नल एंट्री देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखूं, बहुत बार यहाँ पे सिर्फ सैलरीज लिखा जाता है, क्या फर्क पड़ता है? आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज भी नहीं करते, सिर्फ सैलरीज ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, तो ऑब्वियस वो आउटस्टैंडिंग सैलरी होनी चाहिए। जब आपने यहाँ पे टू कैलेस कैरी डाउन लिखा, तो ऑब्वियस वो सैलरी, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी का ही क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा? मुझे बताओ फास्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, मुझे बताओ फटाफट। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आई क्या? अब ये अकाउंट में जो छोटा मोटा भी डाउट था वो गया कि नहीं गया आपका? छोटा मोटा भी डाउट था वो गया कि नहीं गया? 0.01% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 0.01% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 0.01% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब बताओ, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, आपसे एक और बात पूछता हूँ। अभी थोड़ा टाइम है, 5 मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ। 5 मिनट में डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब डिस्कशन हो जाएगा, ये सब डिस्कशन हो जाएगा, ये सब डिस्कशन हो जाएगा। मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग ड्यू, आउटस्टैंडिंग ड्यू अक्रूड पेएबल, ये एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आप भी लिख लोगे। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ड्यू अक्रूड पेएबल, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। मुझे बताओ, ड्यू बट नॉट पेड, क्या इट्स वन एंड द सेम थिंग? ये सारी टर्म्स क्या एक ही है? मुझे बताओ फास्ट। अरियर्स, अरियर्स भी लिख सकते हो। एक्सपेंस इन अरियर्स, अरियर्स, एक्सपेंस इन अरियर्स, करेक्ट, वो भी लिख सकते हो। मुझे बताओ, क्या ये सारी टर्म्स क्या वन एंड द सेम है? मुझे बताइए फास्ट, क्या ये सारी टर्म्स वन एंड द सेम है? एक्सपेंस का पेमेंट किया तो एंट्री क्या आती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक 1 लाख। अग्रीड विद दिस? अग्रीड विद दिस? अग्रीड विद दिस? हाँ अग्रीड। लेकिन अभी भी करंट ईयर का 20,000 का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। 20,000 एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू तो हुआ लेकिन अभी भी पे नहीं किया। ड्यू तो हुआ, पे करना था, लेकिन करंट ईयर में पे करना था लेकिन पे नहीं किया। तो अब मुझे तो करंट ईयर में पे करना था लेकिन पे नहीं किया, क्या ये करंट ईयर का एक्सपेंस है कि नहीं है? मुझे बताओ फास्ट। करंट ईयर का पेड ऑफ, सी in trading and profit and loss account recognize all such expense which are of current accounting period only, paid or not, that is totally immaterial। क्या ये करंट ईयर का एक्सपेंस, पे करना था करंट ईयर में लेकिन पे नहीं किया, पे करना था लेकिन पे नहीं किया, पे करना था लेकिन पे नहीं किया, लेकिन है तो करंट ईयर का एक्सपेंस। तो आपको नहीं लग रहा है ये करंट ईयर के एक्सपेंस में 20,000 ऐड होना चाहिए? होना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ पे एक एक्सपेंस अकाउंट बनाता हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? एक्सपेंस अकाउंट बना रहा हूँ। तो मुझे बताओ, पहले एक्सपेंस अकाउंट में क्या टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखोगे? 1 लाख रुपीज। यू टेल मी नाउ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 है। 20,000 करंट ईयर में पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट्स होता है कि लाइबिलिटी होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट होता है कि लाइबिलिटी होती है? फटाफट बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट होता है कि लाइबिलिटी होती है? जल्दी से बताओ। लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? मुझे बताओ। क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मुझे अगर इसकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की 20,000 की जर्नल एंट्री पास करनी है तो मैं कैसे पास करूं? मैं कैसे पास करूं? क्या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000
टू रिस्पेक्टिव टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 20,000। मुझे बताओ, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट किया भाई। नेचर क्रेडिट नहीं है, नेचर क्रेडिट नहीं है, उसका डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट किया। करेक्ट है? तो क्या इसकी पोस्टिंग यहां पर भी आ जाएगी? इसकी पोस्टिंग यहां पर भी आ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000। एंड यू टेल मी, ईयर एंड में जब ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या 1,20,000 ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 1,20,000 ही करेंट ईयर का एक्सपेंस है? क्या ये 1,20,000 ही करेंट ईयर का एक्सपेंस है? मुझे बताओ फास्ट। क्या ये 1,20,000 ही करेंट ईयर का एक्सपेंस है? मुझे फटाफट बताओ। क्या ये बात दिमाग में फिट हुई? क्या ये बात दिमाग में फिट हुई? इतनी बात दिमाग में फिट रखना भाई, करंट ईयर में मतलब प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच एक्सपेंस व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, पेड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। तो क्या करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 120 जाएगा? 20 अभी भी पे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? 20 अभी भी पे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो जाना चाहिए। पेड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। पेड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल, दैट इज टोटली इमटेरियल। बताओ, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? अच्छा, सिमिलरली जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, वैसे क्या एक्सपेंस पेड इन एडवांस होता है? क्या एक्सपेंस पेड इन एडवांस होता है? उसी को ही हम प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से बुलाते हैं, उसी को हम प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से बुलाते हैं, उसी को ही क्या हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से बुलाते हैं? ये भी ध्यान रखना, ये नहीं आप समझ में आते बहुत सारे बच्चों। क्या उसी को ही हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से बुलाते हैं? मुझे बताओ फास्ट। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से बुलाते हैं, हाँ बुलाते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से बुलाया जाता है उसको, इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से बुलाया जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज डैश, अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट, एंड अकाउंट्स में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी। अकाउंट्स में हर रिसीवेबल एसेट होता है। बेस्ट एग्जांपल आपका डेटर्स का, कस्टमर्स का। क्या डेटर्स क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू रिसीवेबल है, इसीलिए बैलेंस शीट में कहां पर आते हैं? एसेट साइड पे आते हैं। अकाउंट्स में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी, क्या क्रेडिटर्स को क्या अमाउंट पेएबल है, इसलिए बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, मैंने करंट ईयर में मेरा रेंट का एक्सपेंस 5 लाख रुपीज है, लेकिन मैंने मैंने 6 लाख रुपीज पे किया, 6 लाख रुपीज पे किया। चलो मैं ये कहता हूं मैंने 10 लाख रुपीज पे किया। कितना पे किया? 10 लाख। तो क्या मैंने नेक्स्ट ईयर का भी 5 लाख क्या करंट ईयर में पे कर दिया? क्या मैंने नेक्स्ट ईयर का भी 5 लाख करंट ईयर में पे कर दिया? मुझे बताओ फास्ट, पहले हाँ या ना में आंसर करो। क्या मैंने नेक्स्ट ईयर का भी 5 लाख क्या करंट ईयर में पे कर दिया? हाँ। तो करंट ईयर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली करंट ईयर का एक्सपेंस एंड करंट ईयर की इनकम, पेड और नॉट, रिसीव्ड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। करंट ईयर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या 10 लाख का एक्सपेंस आएगा? करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 10 लाख का है कि 5 लाख का है? 5 लाख का है। तो क्या हम 5 लाख माइनस करके, क्या हम 5 लाख लिखते थे आउटर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्या 5 लाख माइनस करके 5 लाख लिखते थे? मुझे बताओ फटाफट। 5 लाख का पेमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन अभी भी नेक्स्ट ईयर क्लासरूम का बेनिफिट लेना बाकी है। क्लासरूम का रेंट तो हमने एडवांस में पे कर दिया था, लेकिन अभी भी क्लासरूम का बेनिफिट रिसीवेबल है, एंड अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट। इसीलिए ये 5 लाख रुपीज आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर आता है? एसेट साइड में आता है। कहां पे आता है? एसेट साइड में आता है। और आपके आपके करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या 10 लाख जा सकता है? जा ही नहीं सकता है। करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ही एक्सपेंस आएगा, और 5 लाख तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। तो क्या आपको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 5 लाख तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, क्या आपको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मुझे बताओ फास्ट। क्योंकि उसमें तो करंट ईयर का एक्सपेंस आना चाहिए, इसमें तो करंट ईयर का एक्सपेंस आना चाहिए, तो आपको तो माइनस करना ही पड़ेगा। हाँ मोदी जी। हाँ तो मुझे बताओ, अगर आपने 10 लाख का एक्सपेंस पे किया, तो मुझे तो एंट्री क्या पास करोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
10 लाख टू कैश, कितना होगा? 10 लाख। क्या आप एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे? हाँ, एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे। तो एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे तो क्या टू कैश यहाँ पे लिखोगे 10 लाख। लेकिन 10 में तो 5 प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी? क्या प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है कि नहीं मुझे बताओ? क्या प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है कि नहीं मुझे बताओ? हाँ एसेट है। तो एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस 5 लाख। तो क्या एक्सपेंस अकाउंट क्या 5 लाख से क्रेडिट करोगे तब जाके 10 5 में कन्वर्ट होगा क्या? तब जाके 10 5 में कन्वर्ट होगा क्या मुझे बताओ? और यही 5 लाख रुपया क्या आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है? क्या यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होगा क्या? यही करंट ईयर का एक्सपेंस है। बस इतना ही मुझे समझाना था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच एक्सपेंस विच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। पहले हम एडलेस करके करते थे, अब अभी हम अकाउंट्स बना के करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? अब मुझे बताओ, क्या अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट जो मैंने बनाया था यहाँ पर, क्या ये खोपड़ी में गया कि नहीं है? अब मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज ना करके सिर्फ सैलरीज लिखूं तो कोई दिक्कत आने वाली है आपको? मैं सिर्फ सैलरीज लिखूं, मुझे बताओ, मैं सिर्फ सैलरीज लिखूं तो कोई दिक्कत आने वाली है? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश क्यों नहीं लिखते? ऐसा नहीं लिख सकते ना प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री ऑलरेडी जब हमने 10 लाख की एंट्री पास की थी, जब हमने ऑलरेडी 10 लाख की एंट्री पास की थी तो ये तो टू कैश हो ही गया था ना उसमें। उससे 5 लाख की कैश की एंट्री आई गई थी ना, वापस थोड़ी कैश लिखेगी, तो डबल डबल नहीं हो जाएगा क्या? ये 10 लाख में 5 लाख तो एडवांस में ही था, 10 लाख तो 5 लाख एडवांस में ही था। तो अब मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा तो मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा सिर्फ सैलरीज अकाउंट। तो मुझे बताओ, मैं जब यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी कि नहीं होगी? मुझे बताओ फास्ट, आपको समझ में आ जाना चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, आपको समझ में आ जाना चाहिए हाँ ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो ये क्लोजिंग। ऐसा तभी लिखा जाता है ना जब आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि सैलरीज अकाउंट में तो ऐसा आता ही नहीं है। लेकिन अभी आपको थोड़ा मैच्योर्ड बनना पड़ेगा। यू कांट बी अ किड, यू कांट बी अ किड। आप छोटे बच्चे नहीं रह सकते हो ना, यू शुड बी अ मैच्योर्ड नाउ। तो मैं सैलरीज लिखूं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखूं ना लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी इंटरमीडिएट में। अब बताइए कि आज का क्वेश्चन बराबर दिमाग में फिट हुआ? आज का क्वेश्चन क्या बराबर दिमाग में फिट हुआ? मुझे बताओ फास्ट। आज का क्वेश्चन बराबर दिमाग में फिट हुआ? आज के क्वेश्चन को रिपीट करना, आज के क्वेश्चन को रिपीट करना, आज के क्वेश्चन को रिपीट करना, बस और कुछ मत करना। आज के क्वेश्चन को रिपीट करना, रिपीट करना। मैं क्या करूंगा ना, थोड़ा चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक्स बहुत हैं टाइपिंग में, तो आप उलझ जाओगे। और मैं कम से कम ये टॉपिक में आपको कम से कम 70 to 80 क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। 70 to 80 क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको अलॉन्ग विद सॉल्यूशन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। करेक्ट है? तो अभी थोड़ा हल्लू चलते, अभी जितना कराए उतना करो, जितना कराए उतना करो, ठीक है? जितना कराए उतना करो। तो और ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगा ना, उसमें आपका स्टडी मटेरियल 100% कवर, आरटीपी 100% कवर, एमटीपी 100% कवर, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कवर। बताओ, इसके बाद तो आपको एग्जाम में चैलेंज कौन कर सकता है? हु कैन चैलेंज यू इन एग्जाम्स? मुझे बताओ, कोई चैलेंज कर पाएगा क्या आपको इतना करने के बाद? आई होप यू अंडरस्टैंड द अप्रोच। पढ़ाई का अप्रोच समझ में आया होगा, पढ़ाई का अप्रोच समझ में आया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले यूनिक से नहीं पढ़े थे? बताओ, इसमें इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले यूनिक से नहीं, जो मेरे से पढ़े ना, उसको दिक्कत तो नहीं आएगी? मदीना है, अंजलि है, मनाली है, उन्नति है, श्रेया है, मीनू है, वेरी गुड। और कौन है बताइए? श्रुति है, ओके, वंडरफुल। आकांक्षा, अच्छा, मैं तो नहीं हूँ नलायक, हाँ नलायक। चलिए जी। तो जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़े ना, तो फाउंडेशन में तो बाकी बच्चों को तो मैंने बेस एकदम टकाटक क्लियर किया हुआ है। मेरे बच्चों की बेस की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनको तो बेस एकदम टकाटक क्लियर है। आ, उनको टकाटक एकदम क्लियर है। टकाटक तो मेरे बच्चों को दिक्कत, मुझे टेंशन नहीं आती, लेकिन जो मेरे से नहीं पढ़े उनकी टेंशन मुझे थोड़ी आती है। मतलब उन्होंने भी पढ़ाई होगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल स्टिल स्टिल। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आपको अगर मेरी टीचिंग स्टाइल सब अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, करेक्ट है, इंटरमीडिएट के लिए टीचिंग स्टाइल अगर अच्छी लग रही है तो मुझे मैसेज करके बताओ।
मेरे पर्सनल मोबाइल पे 8007978700 कि आपको इंटरमीडिएट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है मुझसे, अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट है जी, मुझे बताओगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर।